So good morning. Today we will discuss for CET 2025. So we cover all the syllabus in 10 days. So first of all we will start with the mathematics subject. So here we are going to start our first chapter, that is number system, and from starting to chapter 1 of mathematics we will do one by one each subject: English, Hindi, Math, Science, GK, computer, everything, each subject in 10 days. And if you want to cover all the syllabus in these 10 days, so please continue with my channel. So आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम. सो बेसिक से हम हार्ड लेवल पे जाएंगे, बेसिक से हम कंसेप्ट उठाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करी चैप्टर के नेम की, तो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम. और नंबर सिस्टम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिलेबल और हमेशा एक स्थायी है नंबर सिस्टम का चैप्टर. सो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम क्या है. नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले बात क्या करते हैं कि नंबर्स जो हैं वो है क्या. नंबर्स स्टार्टिंग नंबर्स दैट वी आर डूइंग फ्रॉम आवर नर्सरी क्लास, जो हम नर्सरी क्लास से करते आ रहे हैं नंबर्स, वो हमारे नंबर्स की हम बात कर रहे हैं. और डिजिट्स इसमें मेन जो है हमारे 10 डिजिट्स हैं. 10 डिजिट जो पूरी काउंटिंग को डिफ़ाइन करते हैं, दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये सारे ये जो 10 के 10 डिजिट्स हैं, इसी से ही हमारी सारी काउंटिंग बनी है. एंड 0 इज़ कॉल्ड एन इनसिग्निफिकेंट डिजिट, वेयर एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट. सो वी कैन एक्सप्रेस ए नंबर इन 2 वेज. हम नंबर्स को 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन फिगर, बड़े ध्यान से फिगर्स में शो करना, दैट मीन्स दिस यू हैव टू राइट लाइक दिस. रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग जैसे कि हम लिखते हैं 500, स्पेलिंग 545. सो दिस इज फिगर्स मीन्स नंबर, एंड वर्ड्स मीन्स ये हमारे जो हम अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके लिखेंगे 545. सो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. जब हम एग्ज़ाम में OMR शीट फिल करते हैं तभी हमें यहाँ पे फिगर्स और वर्ड्स का कंसेप्ट दिया होता है. ठीक है. नेक्स्ट है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंडियन सिस्टम क्या है. इंडियन सिस्टम में क्या है हमारा 10 अरब मतलब 10 की पावर 10. 10 की पावर 10 मतलब कितने ज़ीरोज़ कंटेन करेंगे 10. अरब में 9 ज़ीरोज़, 10 करोड़ में 8 ज़ीरोज़, करोड़ में 7 ज़ीरो, 10 लाख में 6 ज़ीरो होती हैं, लाख में 5, 10,000 में 4, 1000 में 3, 100 में 2, 10th प्लेस यानी कि 10 में 1 ज़ीरो, यूनिट प्लेस यानी कि 0, यूनिट प्लेस यानी कि लास्ट डिजिट. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे 350 मेंशन है, तो यहाँ पे 0 यानी कि लास्ट डिजिट वो यूनिट प्लेस, 5 10 प्लेस, एंड 10 और 300 प्लेस. नेक्स्ट है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर. फेस वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ. फेस वैल्यू, I will tell face value or place value. Here I am taking an example 3452. So we have to find the place value of 4 and place value of 4. Place value of 4. Both have different meanings. Face value means the number itself. Face, when we see our face in mirror, we see ourselves. So same face value 4 जब अपने आप को मिरर में देखेगा तो सेम उसका फेस 4 ही विजिबल होगा, दैट इज फेस वैल्यू इज 4. प्लेस वैल्यू यानी कि उसकी जगह, वो कौन से स्थान पर बैठा है. तो प्लेस वैल्यू 4 चेक करिए. दिस इज ऑन 1st प्लेस, दिस इज ऑन 5 ऑन 10th प्लेस, 4th ऑन 100 प्लेस, एंड 3 ऑन 1000 प्लेस. ठीक है. तो ये होता है प्लेस मतलब जगह, कौन से स्थान पर 2 बैठा है, 2 1s पे बैठा है, 5 10s पे, 4 100 पे और 3000 पे. तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4. प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 100. So multiply 100 with the 4 and we get 400. The place value of 4 is 400 and place value of 4 is 4. So ये डिफरेंस है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में. सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 3 की प्लेस वैल्यू 3000 बिकॉज, और फेस वैल्यू 3 ऑलवेज सेम, फेस ऑलवेज सेम, प्लेस चेंज अकॉर्डिंग टू द places, like 2 1s place 10 multiply with 10, 4th 100 multiply with 100, 3000 and multiply with 1000. Next है categories of number, different types of number. First number
नेचुरल नंबर्स इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, नंबर्स दैट आर यूज इन काउंटिंग, जो हम काउंटिंग आज से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो काउंटिंग नंबर्स को जो 1 से स्टार्ट होके और चलते रहते, लेकिन इसमें एक बात मेन ये भी है कि वो जो नंबर हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव मतलब प्लस वाले भी, यानी कि नेगेटिव नंबर की कोई बात नहीं हो रही। 1 से स्टार्ट होकर चलते रहेंगे 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स कुछ नहीं है, बस नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो लिख दिया जाए, ज़ीरो से स्टार्ट होकर और चलते रहेंगे 1000 करोड़, अरब, 10 अरब तक, तो ये हमारे होल नंबर। बस इसमें बात ये है कि होल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड होगा, और जो नेचुरल नंबर्स का जो सिंबल है दैट इज़ कैपिटल एन, होल नंबर्स का जो सिंबल है दैट इज़ कैपिटल डब्ल्यू। नेक्स्ट है मेन पॉइंट्स हैं, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1 बट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वी डोंट नो, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता। सेम स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 और लार्जेस्ट हमें नहीं पता ये कहाँ तक चल रहा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। इंटीजर्स, नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर्स आर होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इंटीजर्स कुछ नहीं है, नेचुरल और होल नहीं कह सकते हम, होल और नेगेटिव को मिला के। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से, और पॉजिटिवली तक चल रहे हैं, और इसमें नेगेटिव नंबर और इंक्लूड हो जाएंगे जो कि हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। नंबर लाइन 0, दिस साइड पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव, तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं आई, कैपिटल आई, और जेड, कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं कुछ सिंबल्स में, कुछ जगह कैपिटल जेड और कैपिटल आई, दिस बोथ आर द सिंबल ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और वी कैन से नंबर बाय नंबर। लेकिन रैशनल नंबर के अंदर कंडीशन क्या है कि जो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर है वो क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स। दोनों इंटीजर्स, अभी हमने इंटीजर्स की बात की, दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए, और जो नीचे वाला नंबर है यानी कि डिनोमिनेटर वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है नीचे वाला नंबर तो वो रैशनल के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। हाँ, आप ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर 0 है तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे वाला नंबर अगर डिनोमिनेटर 0 है तो रैशनल नंबर के अंदर काउंट नहीं होंगे। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू। कोई भी रैशनल नंबर हो उनके बीच में मान लो 1 और 2 है, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करें तो इन दोनों के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत। नाउ नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सेम, इरेशनल नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, और रैशनल इरेशनल में एक डिफरेंस ये भी है। बाय एग्जांपल आई एम टेलिंग, रैशनल नंबर्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, अब इसका मतलब क्या है कि मैं 1 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, अब यहाँ पे 0 पॉइंट, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो मेरे पास आ गया ये 0.5। यहाँ पे जो मेरा आंसर आया क्वेश्चन अगर फुलफिल यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया मेरे पास, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमें मिल गया 0.5, ठीक है। 0.5 इसका आंसर है, तो ये इसको बोलेंगे मैं और टर्मिनेटिंग किस में इंक्लूड होते हैं, रैशनल में। ये मेन बात ध्यान रखना, एक टर्मिनेटिंग, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग या रिक्यूरिंग भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्यूरिंग और रिपीटिंग। सो ये दोनों जो हैं वो इंक्लूड है मेरे रैशनल में, और जो ये कंसेप्ट है वो मेरा इंक्लूड है इरेशनल में। अब इसके एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 1/2 सेम 0.5, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यानी कि रिमाइंडर 0 था और क्वेश्चन मेरा 0.5 था, तो ये मेरा हो गया टर्मिनेटिंग यानी कि रैशनल, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कंसेप्ट लिया इधर 15, आप कह लो 1/7 दैट मीन्स मुझे डिवाइड करना है 1 को 7 से, तो मैंने क्या की 7, तो 7 1 7, 3 अगेन 0, 7 4 जा 28, अगेन 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, अगेन 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1
अगेन स्टार्टेड फ्रॉम 7 to 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28। तो देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, चल रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 140.142857, अगेन 142857। देखो यहाँ पे ये जो मेरे पास हैं ये वाले डिजिट्स ये अगेन रिपीट हो रहे हैं, विजिबल हो रहा है, आगे भी ये रिपीट होते रहेंगे, 142857 चलता रहेगा, ठीक है। रिमाइंडर कुछ ना कुछ मेरे पास बच रहा है, और यहाँ पे अगर पॉइंट डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीट, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन चलता जा रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहे हैं तो प्लस रिपीटिंग, ये भी मेरा 1/7 भी मेरा रैशनल है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कोई भी मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 0.9253 चलता जा रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, चल भी रहा है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, प्लस कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग, तो वो मेरा इंक्लूड होगा इरेशनल के अंदर, ठीक है। और रूट के अंदर आने वाले नंबर इरेशनल होते हैं, लेकिन हर एक रूट के अंदर आने वाला नंबर इरेशनल नहीं होता। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया √2, √3, √4, √6, √7, √8, √9। अब √2 कोई ऐसा नंबर जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 2 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इरेशनल। √3 ये भी इरेशनल, यानी कि रूट के अंदर अगर नंबर प्राइम है, प्राइम, ठीक है, प्राइम की भी बात नहीं कर रही मैं, अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर रूट, जैसे कि 4, रूट के अंदर मैंने 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2, तो यहाँ पे डबल नंबर आ गया जिसका मैं सिंगल बाहर ला सकती हूँ, जैसे कि 2 ओनली। 6 को मैं राइट कर सकती हूँ 3 × 2, तो दोनों में कोई भी पेयर सेम, मतलब इसका मतलब है कि जैसे मैंने 3 × 2 लिखा, अब सेम चीज़ अगर 2 बार रूट के अंदर है तो मैं उसको एक बार बाहर लेके आ सकती हूँ, लेकिन इसमें सेम चीज़ तो नहीं है। अब 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 × 1, 8 को क्या लिख सकती हूँ, 4 × 2, ठीक है। अब देखो 4 का हाफ मैं बाहर लेके आ सकती हूँ, लेकिन 2 का हाफ तो नहीं ना, क्योंकि 2 का तो मैं कुछ है ही नहीं, तो 2 एज इट इज़। 9, 3 का स्क्वायर, इसके लिए आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, अप टू 20 आपको लर्न होने चाहिए। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर 400। सो देखो इसमें जहाँ पे भी ये वाले नंबर आ गए मेरे रूट के अंदर, ये वाले, तो ये तो सारे मेरे रैशनल हैं। अगर इनके अलावा कोई आ गया, इनके अलावा 1, 4, 9, 16, 20, जैसे कि अभी इधर 2 था, तो ये यहाँ नहीं है, तो मतलब ये इरेशनल। 3 भी यहाँ नहीं है, मतलब इनमें से अगर इनमें से मेरे पास कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो वो रैशनल होंगे, अदरवाइज वो इरेशनल होंगे, ठीक है। तो हर एक रूट में आने वाला नंबर इरेशनल भी नहीं होता। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स इंक्लूड होंगे, वो हमारे कहलाएंगे रियल नंबर्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स फिर से बात कर रहे हैं हम। इवन नंबर्स ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, या कहें कि जो 2 की टेबल में है, 2 to the 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8, जो भी 2 की टेबल पे आ रहे हैं, 2 की टेबल चाहे वो 10 तक चल रही है, 2 की टेबल चाहे वो 20 तक चल रही है, चाहे कहाँ तक भी, वो इवन नंबर्स हैं। अब बात करते हैं ओड नंबर्स की। ओड नंबर जो 2 की टेबल पे ना होकर, ओड नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, वो ओड नंबर्स। अब आती है मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, जिनके फैक्टर 2 ही होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया 2, 3, 5, 6, ठीक है। अब 2 कौन सी टेबल पे आता है? 1 और 2 पे। 3 कौन सी टेबल पे आता है? 1 पे और 3 पे। 1 हमेशा आपको राइट करना है, 5 1 पे और 5 पे, 6 1 पे भी,
2 पे भी और 3 पे भी, ठीक है। तो ये जो मैंने नंबर लिखे ये 2 के फैक्टर है, ये दोनों 3 के फैक्टर हैं, ये दोनों 5 के और ये तीनों 6 के, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होंगे, दो ही फैक्टर। अब इनमें से चारों में से कौन कौन से प्राइम है? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। 2 इवन भी है और प्राइम भी है, सो 2 इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर। 2 को हम बोलेंगे इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 के दो ही फैक्टर हैं, एक वो 1 और एक वो खुद। लेकिन 6 प्राइम नहीं है, 6 क्या है? मेरा कंपोजिट, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा, वो बोलेंगे हम कंपोजिट। प्राइम वो जिसके 2 फैक्टर और कंपोजिट वो जिसके 2 से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिव प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम इफ दे डोंट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। रिलेटिवली प्राइम वो नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेयर बनाया 3 और 5 का। अब 3 और 5 दोनों प्राइम है, हाँ जी दोनों प्राइम है। अब आपसे पूछ लिया कि क्या ये रिलेटिवली है? रिलेटिव मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जैसे कि 3 के फैक्टर क्या है? 1 और 3, और 5 के फैक्टर क्या है? 1 और 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो, वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होंगे? ट्विन प्राइम 2 प्राइम नंबर्स विच आर डिफर बाय 2। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5 और 7, दोनों प्राइम है बिल्कुल, और दोनों प्राइम है और इनका डिफरेंस आपस में, इनका सब्ट्रैक्ट करूँ, माइनस करूँ 7 में से 5, तो आंसर आए 2 ही आना चाहिए। जैसे कि मैंने 3 और 5 का एग्जाम्पल लिया था, ये भी ट्विन रिलेटिवली तो है ही है, लेकिन ये ट्विन प्राइम भी है बिकॉज इनका डिफरेंस इनका 2 आ रहा है। लेकिन रिलेटिवली प्राइम में ये कंडीशन नहीं है कि दोनों प्राइम होने चाहिए, लेकिन ट्विन प्राइम में कंडीशन है कि दोनों प्राइम होने चाहिए। रिलेटिवली प्राइम में मान लो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 11 और 15, ठीक है। ये रिलेटिवली प्राइम तो है लेकिन ट्विन प्राइम नहीं है। रिलेटिवली प्राइम कैसे? 11 और 15, 11 के फैक्टर हैं 1 एंड 11, 15 के फैक्टर हैं 3, 5, 1, ठीक है, और 15 खुद भी वो। तो इनमें कॉमन क्या है? 1, तो बस कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम भी और डिफरेंस 2 भी, ये है इसमें सबसे बड़ी बात। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको पता होने चाहिए। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 इक्वल फैक्टर्स। 1 प्राइम भी नहीं है, 1 कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि 1 प्राइम होने की कंडीशन क्या होती है? 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। और कंपोजिट की कंडीशन 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम, नॉट अ कंपोजिट। एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब 6k+1 क्यों राइट किया? 6k-1 क्यों राइट किया? एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, मान लो 3 से बड़ा है प्राइम नंबर कौन सा? मेरा 5, ठीक है। 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 6k-1, k की वैल्यू 1 लोगे आप, -1, तो क्या आ गया मेरा आंसर? 5, यस। और मैंने लिया 7, तो 6k+1 आप राइट कर सकते हो, k की वैल्यू 1 + 1, तो ये हाँ जी 7। तो ये 2 हैं हमारी प्राइम को लिखने की एज अ एक्सप्रेशन बोल सकते 6k1 6k-1। देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन, ये आपको पता होना चाहिए। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से 100 के बीच में 10। 1 से 50 15, 1 से 50 15, 1 और 5 15, 10 और 50 10 50 और 100, 50 और 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर, ठीक है। मैंने कंपोजिट का बता दिया आपको। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1 इज़ नेदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। अब मेन बात आती है हमारे परफेक्ट नंबर्स की। ये परफेक्ट नंबर होते क्या? अब आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि 6 मेरा परफेक्ट नंबर है। अब परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट क्या मतलब है? परफेक्ट नंबर है कि नहीं है? परफेक्ट का मतलब बताइए। परफेक्ट नंबर क्या होता है? मैंने पूछा कि 6 क्या परफेक्ट है? 6 परफेक्ट है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? फैक्टर्स किसके? 6 के, यानी कि 6 कौन सी टेबल पे आता है? 6 1 पे, 6 2 पे भी आता है, 6 3 पे भी, और 6 खुद भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है? आप इनको ऐड कर दो।
मैंने ऐड किया 1 2 3 3 3 9 9 और 6, सॉरी 3 2 3 3 3 6 6 6 6 12। तो इसका जो आंसर आया मेरे पास वो क्या आया 12। इसका जो आंसर आया मेरे पास क्या आया 12। इसका जो आंसर आया वो मेरे पास क्या आया 12। अगर जोड़ करने पे आंसर 12 आया, 12 यानी कि 6 का 2 गुना, 6 का 2 गुना, जो नंबर दिया हुआ है उसका 2 गुना, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज नहीं है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एक और नंबर 24, मैंने यहाँ पे एक 24, क्या ये 24 परफेक्ट नंबर है? कैसे चेक करेंगे? पहले तो आप फर्स्ट स्टेप इसके फैक्टर यानी कि ये कौन कौन सी टेबल पे आ रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे, 12 पे और 24 पे खुद। ठीक है, अब आप इनको जोड़ दो सबको। 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 6 42 प्लस 4 46, 46 प्लस 3 इसका आंसर है 52। 52 इसका डबल नहीं है, इसका डबल होगा मेरे पास 48। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम 28 का। तो 28 के फैक्टर 1 2 4 7, तो इनको ऐड करोगे तो मेरा आंसर आएगा 56, और 56 28 का डबल होता है, यानी कि 28 मेरा परफेक्ट नंबर है। तो ये तरीका है हमारा परफेक्ट नंबर को चेक करने का। कोई भी नंबर आ जाए, कोई आपसे पूछ ले कि कौन कौन से परफेक्ट नंबर होते हैं, तो आपको ये तरीका, पहले इसके फैक्टर लिखो, फैक्टर यानी कि कौन कौन से टेबल पे ये आ रहा है उनको ऐड करो। ऐड करने के बाद अगर उसका आंसर डबल आ रहा है उस दिए हुए नंबर का, तो वो परफेक्ट नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जैसे कि आपके पास कोई बड़ा सारा नंबर दे दिया गया 242, 343, 729 या कोई भी बड़ा सारा नंबर जिसके बारे में हमें ये बताना है कि ये, देखो हमारे गवर्नमेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हमारे एक चीज़ को बड़े मतलब टाइम लगा के उस पर चेक कर पाएंगे। लिमिटेड टाइम दिया होता है, तो लिमिटेड टाइम में ये बड़े काम की चीज़ें हमारा मेन डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? ये कुछ रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करके बड़ी आसानी से किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से भाग कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये रूल पता है तो आपको भाग और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इससे पता कर सकते हो कि क्या वो चीज़ दूसरे नंबर से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। सो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स, मान लो मैंने आपको कोई नंबर दिया 3 4 5 2 6 8 9 0 और आपको चेक करना है और कह दिया कि आप इसको 2 से डिवाइड करो, या फिर बोल दिया जाए 3 से डिवाइड करो। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड हम ये कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम ये कंसेप्ट लगाएं। तो रूल्स क्या कह रहे हैं कि ये मेथड लगाने से अच्छा आप रूल्स को ही फॉलो अप कर लो। रूल नंबर 1 फॉर 2, रूल 1, ये रूल है हमारा 2 के लिए। 2, अगर आपको कोई पूछ ले कि ये नंबर, ये दिया हुआ नंबर 2 से भाग होता है, पूरा भाग मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, पूरा भाग मतलब एग्जैक्टली डिवाइड यानी कि रिमाइंडर 0। तो कैसे पता लगेगा? तो आपको रूल याद रखना है। फर्स्ट रूल जो मेरा है वो 2 के लिए है। आपसे कोई पूछ ले कि ये नंबर 2 से भाग होता है, तो आप कैसे पता करोगे? बिना डिवाइड किए कैसे पता करोगे? आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट मतलब होता है मेरी लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर लास्ट डिजिट यानी कि सबसे लास्ट वाला नंबर डिजिट 2 है, 0 2 4 6 8, इन पांचों में से कोई भी है, कोई भी, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो ये था मेरा 2 का रूल। अगर कोई भी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई भी है तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। ये था हमारा रूल फॉर 2। नेक्स्ट है 3 के लिए। अगर आपसे कोई बोल दे कि ये नंबर 3 से भाग होता है, मान लो, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा 3 4 2, आपको कोई बोल दे कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटा नंबर। मैं छोटे का एग्जांपल ले रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी हमारा ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हो। 3 4 2, ये 3 से भाग होता है कि नहीं होता, पूरा एग्जैक्टली यानी कि रिमाइंडर 0। तो आप कैसे चेक करोगे? रूल फॉर 3 के लिए आप इन तीनों को ऐड कर दो। 3 + 4 7, 7 + 2 9,
जो ये आंसर आया 9, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सेम अगर हम इसमें भी ऐड करके देखें, 3 4 7 7 प्लस 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 6 20 20 28 28 और 9 37 37 3 से भाग नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है 4 के लिए। अगर आपको कोई कह दे कि ये नंबर या फिर ये वाला नंबर या फिर ये वाला नंबर 4 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 4 से भाग होने के लिए क्या चेक करोगे आप? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट। 45, अगर ये 45 4 से भाग हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से भाग होगा। अब नहीं हो रहा तो नहीं होगा। 42, 242 में से अगर ये 42 लास्ट वाले 2 नंबर 4 से 2 डिजिट भाग हो रहे हैं पूरे पूरे, तो ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये नहीं हो रहा तो मतलब ये भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट 216, 216 लास्ट के 2 डिजिट 16, हाँ जी 16 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 216 भी 4 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली होगा। ये था 4 के लिए रूल। अब बात करते हैं 5 के लिए रूल। 5 के रूल के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं? 5 के रूल के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं? व्हेन द यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 और 5, लास्ट में मान लो लास्ट में ये लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो ये नंबर पूरे पूरे 5 से भाग होंगे ही होंगे। तो आपको इतना बड़ी डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये रूल या लर्न रखो और आप उसको डायरेक्टली पता कर सकते हो। नेक्स्ट है रूल 46। कोई नंबर है मेरे पास 342 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये 6 से भाग होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे? तो 6 के से भाग होने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि 6 से भाग होने के लिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों के रूल को फॉलो करेगा, अगर ये नंबर 2 और 3, 2 का रूल क्या था कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी हो, और 3 के रूल के अकॉर्डिंग इन नंबर डिजिट्स का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों का रूल फॉलो करेगा तो ये 6 का रूल फॉलो करेगा, अदरवाइज दोनों में से एक अगर दोनों में से एक का रूल भी ये फॉलो नहीं कर रहा तो ये 6 के रूल को भी फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि अब 342 मैं जोड़ूंगी तो ये आएगा मेरा 9, हाँ ये 3 के रूल को फॉलो कर रहा है, और लास्ट डिजिट भी इनमें से एक है 2, 342 का लास्ट डिजिट 2 है, तो ये 2 के भी फॉलो कर रहा है, तो ये 6 को भी फॉलो करेगा। अब बात करते हैं 7 के रूल के लिए। ठीक है, 7 के रूल के लिए अब मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 296, मतलब कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है, तो वो चेक करने से अच्छा हम स्मॉल से स्मॉल एग्जांपल ले रहे हैं ताकि समझ आ जाए। रूल समझ आने के बाद कोई भी बड़ा नंबर हो कोई भी छोटा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 7 का रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 296, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, तो आपको क्या करना है, 7 का रूल, ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको ये वाले डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे मैंने ये नंबर लिया 2961, ठीक है, तो 296 लास्ट वाला डिजिट है मेरा 1। आप इसका डबल कर दो, डबल यानी कि 2 से गुना करोगे तो 2, तो आप इस 2 को जो डबल किया वो बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो, तो क्या है मेरे पास 294। ठीक है, अब फिर रूल रिपीट करो, क्योंकि ये अभी बड़ा नंबर है, स्मॉल नंबर आ जाए तब तक रिपीट करते रहना। 4 लास्ट डिजिट था, इसका डबल करो यानी कि 8। अब 8 को आप इन बचे हुए नंबर में से 29 में से माइनस कर दो, क्या आ गया मेरे पास 21। ठीक है, अगर और बड़ा नंबर आता तो हम ये स्टेप को बार बार रिपीट भी कर सकते थे। ठीक है, जितनी बार रिपीट हो सबसे स्मॉलेस्ट, अब जैसे कि 21 आ गया, 21 मेरा 7 के पहाड़े पे 7 की टेबल पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 7 3 = 21, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये 2961 भी मेरा, ये वाला नंबर भी मेरा 7 से डिवाइड होगा ही होगा। तो ये था मेरा 7 का रूल। अब नेक्स्ट रूल की बात करें, नेक्स्ट रूल मेरा कहता है 8 का। 8 का रूल क्या कह रहा है, 8 का रूल क्या कह रहा है कि जैसे कि मेरे पास लास्ट वाला नंबर है ये 2 4 8 6। अब जैसे कि 2 में हमने चेक किया था, 2 के रूल में लास्ट 1 डिजिट, 4 के रूल में चेक किया था लास्ट के 2 डिजिट, ऐसे ही 8 के रूल में हम चेक करेंगे लास्ट के 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 के पहाड़े पे 8 की टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नंबर भी मेरा 8 की टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा ही होगा। ये था मेरा 8 का रूल। अब बात करते हैं 9 का रूल। 9 के रूल में जैसे कि 3 का रूल था
जैसे कि मैंने यही नंबर लिया, आप इनकी एडिशन कर दो। 9 के रूल, जैसे कि 3 का रूल था, सेम ही ये 9 का रूल है। 9 के रूल में भी यही कह रहा है कि आप इनको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ रहा है 20, और ये 20 9 की टेबल पे नहीं कट होता, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 9 की टेबल पे कट नहीं होगा। जैसे कि 3 के टेबल में जैसे हमने देखा था सम, 3 के टेबल के अकॉर्डिंग हमने सम कर देखना था, ऐसे ही 9 में भी आपको इनका सम ही देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं 10 की। अब 10 के रूल के अकॉर्डिंग क्या करता है, 10 के रूल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, द यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। जैसे कि 20, 200, 300, 350, 450, 490, लास्ट डिजिट 5000, 10, तो लास्ट डिजिट 0 होगी तो वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। अब बात करते हैं 11 की। 11 का जो स्टेप है हमारे पास, जो रूल, वो 11 का रूल थोड़ा सा मतलब इजी है, बट आपको थोड़ा सा बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। 11 का रूल क्या कहता है, मैंने एग्जाम्पल लिया कोई 2, 5, 6, 8, 9, 5, यहाँ पे मैंने 4 लिया। ठीक है, 4, 2, 5, 6, 8, 9, 4। ठीक है, अब चेक करने की क्या ये 11 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो कैसे चेक करोगे आप, आपको इसमें करना क्या है, फर्स्ट यानी कि ये कौन से प्लेस पे है, ये पहले नंबर पे है तो यानी कि ओड प्लेस पे, ये दूसरे नंबर पे है यानी कि इवन प्लेस पे, इवन यानी कि दूसरा नंबर 2, तीसरे नंबर पे है ये ओड प्लेस पे। एक एक का गैप करना है, मतलब आपको ये इवन प्लेस पे, ये ओड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे। इवन यानी कि पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 5, ऐसे एक एक का गैप। तो आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दो। जो पहले नंबर पे है 2, उसके अंदर तीसरे नंबर वाला ऐड कर दो, उसके अंदर 1, 2, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे, ये छठे, और नंबर और भी बड़ा हो सकता है भाई। तो पहले नंबर वाले के अंदर तीसरे वाला, तीसरे वाले के फिर पांचवें वाला ऐड कर दो। अब आगे सातवां तो है ही नहीं, तो ये तीनों को ऐड करोगे तो मेरे पास आएगा 17। ठीक है, अब जो बचे हुए थे, जैसे कि दूसरे नंबर वाला यानी कि 5, चौथे नंबर वाला यानी कि 8, और छठे नंबर वाला 4, अब इनको ऐड करो 17। अब जो आंसर आए दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर दो, मतलब बड़े में से छोटा अगर सेम आ गया तो कोई भी किसी में से भी, तो ये 0 आ गया, 17 माइनस 17 0, और 0 हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है। अगर 0 आ गया तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से भाग हो रहा है, ये पूरा का पूरा नंबर 11 से भाग हो रहा है। मान लो कि अगर यहाँ पे मैंने 4 की जगह 5 लिया होता, ठीक है, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया, तो मेरा नंबर ये क्या आ रहा था, 18। ठीक है, अब बड़े में से छोटा माइनस किया, मेरे पास क्या है, 1। क्या ये 1 11 से भाग हो जाएगा, क्या ये 1 11 से भाग हो जाएगा, नहीं, तो ये नंबर भी 11 से भाग नहीं होगा। और मान लो इधर ऐसे कोई आंसर आ जाए जो 11 से भाग हो जाए पूरा पूरा, तो ये नंबर भी हो जाएगा। अगर 0 आ जाए तो भी हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा नंबर आ जाए माइनस करने के बाद कि जो 11 से भाग ना हो, तो ये नंबर भी 11 से भाग नहीं होगा। ये था हमारा 11 का रूल। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल 12 की, कि कोई नंबर मेरा 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वो कैसे पता करें। तो 12 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 4। अगर कोई नंबर 3 के रूल को और 4 के रूल दोनों को फॉलो कर रहा है तो वो 12 के से भाग होगा ही होगा। ठीक है, ये जो हमारे 12 तक के रूल थे, अगर आपको पता है तो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। तो ये थे मेरे डिविजिबिलिटी रूल्स। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ गिवन एक्सपोनेंशियल। यूनिट प्लेस ऑफ ये क्या है अब मेरा, देखो, जैसे कि यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 5, 6, यूनिट प्लेस डिजिट 4 और 9 रिस्पेक्टिवली। ये मैं बताती हूँ क्या है हमारा। जैसे कि कई बार क्या होता है हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टाइप के, कि जैसे 3, 4, 1, 3, 4, 6, 4, 7, ये मेरे पास जो ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है,
इसकी पावर है 553, ठीक है। अब इस या फिर यूँ कहें, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, 2 की पावर 5। अब ये क्या है, इसको हम करेंगे, सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला कंसेप्ट करेंगे, तो ये वाला कंसेप्ट हम बाद में करेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स की। एक्सपोनेंट एंड पावर्स की वो क्या होते हैं भाई? एक्सपोनेंट एंड पावर्स, उसके लिए कुछ, अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 32, ठीक है, और ये 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5। 2 की पावर 5, अब ये कैसे पता लगा मुझे? ये इस कंसेप्ट से पता लगा, ये हम चौथी 5वीं क्लास में हम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे देखो ये जो फैक्टर्स हैं ये कितने टाइम्स हैं, 2 कितनी, 1 2 3 4 5, तो मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैंने 16 को लिखा 2 की पावर 4, और लिख सकते हैं 4 की पावर 2, एक ही बात है। 2 की पावर 4 यानी कि 2 को 4 बार गुना के 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे ही 4 दूनी 4 चौके 16, ठीक है। अब कुछ लॉज हैं, लॉज यानी कि कुछ रूल्स हैं इसके। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी मेरी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। पहला जो रूल है वो क्या कहता है, मान लो मेरे पास 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 है, ठीक है। पहला ये जो है मेरे पास, ये 8वीं 9वीं का क्वेश्चन है, 8 9 क्लास का क्वेश्चन है। तो पहला जो मेरा रूल क्या कहता है कि अगर नीचे वाले नंबर को बोलूँगी मैं बेस, और ऊपर वाले नंबर को मैं बोलूँगी पावर, और इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो जो चीज़ सेम है उसको एक बार लिखो, मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड कर दो, यानी कि 11। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 को एक बार लिखा, और 5 + 6 11, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है मेरा, 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। तो जो चीज़ सेम है उसको एक बार लिखो, डिवाइड है तो आप पावर को माइनस करोगे, 5 - 4 यानी कि 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2 किसी की पावर 1 है, तो मतलब वो सेम ही रहेगा 2। तीसरा रूल क्या कहता है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 8, या 5 की पावर 8, 4 लिख लो आप। तो पावर सेम बेस अलग अलग, पावर सेम बेस अलग अलग, तो आप पावर जो सेम है उसको एक बार, और बेस को आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 15 की पावर 4, और 15 की पावर 4, सो 15 पावर 4 मीन्स 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, 4 टाइम्स। सो अब बात आती है कि मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास कोई नंबर दे दिया 1 3 4 6 4 7, जिसकी पावर है 5 5 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा बेस है और ये मेरी पावर है, ठीक है। तो इस बेस को हम 553 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट क्या मतलब कि मैंने 2 की पावर 5 लिखी, तो 2 को मैं कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 टाइम्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने बताया कि इसका आंसर आएगा 32, और यूनिट डिजिट मेरी 2 आ रही है। ये तो पॉसिबल हो गया बिकॉज 2 इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर एंड पावर भी स्मॉल सी है। अब बात आती है 2 की पावर 100 आ जाए, तो 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखे, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर इतना बड़ा नंबर आ गया और उसकी पावर ये, तो इस नंबर को इतनी बार मल्टीप्लाई करना ये तो पॉसिबल ही नहीं है पेपर में, ये तो छोड़ देने वाला क्वेश्चन हुआ। तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी? तो उसके लिए एक मेथड है। मेथड क्या कहता है, मेथड क्या कह रहा है कि जो मेरी पावर आई है वो, ये तो बेस है, जो मेरी पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 4 से। हमेशा 4 से ही करना है, रूल के अकॉर्डिंग 4 से ही करना है। 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया ये मेरा डिवाइज़र, ये मेरा क्वोशिएंट और ये मेरा रिमाइंडर। तो मेरे पास डिवाइज़र जो था वो 4 था, क्वोशिएंट जो आया वो 138 और रिमाइंडर आया वो 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्या मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकती हूँ? हाँ जी, 4 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये रूल होता है। इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है, 553। तो मैंने ये राइट किया। अब आप क्या करो, जो मेरा बेस था 1 3 4 6 4 7, उसकी पावर राइट कर दो 4 की पावर 1 3, इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई 138 प्लस 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब ये नंबर के ऊपर अब ये वाली पावर लिखो, ये जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर, ठीक है। अब लास्ट की
रिमाइंडर बचा वो लिख दिया। आप लास्ट डिजिट देखो 7, 7 की पावर 1 यानी कि 7। तो यानी कि जब आप इस नंबर को 553 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगी वो 7 आएगी। ये इसका तरीका है। एक एग्जाम्पल लेंगे। अगर हम मान लो मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी एक स्मॉल एग्जाम्पल है, कोई स्मॉल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 16 की पावर 33, ठीक है। तो 16 को 33 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 16 एज इट इज़। अब 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 4 8 32, रिमाइंडर 1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 × 8 यानी 4 × 8 + 1। तो यहाँ पे आप 16 की पावर 1 और 6 की पावर 1 यानी कि 6। तो आंसर इज 6 मतलब यूनिट। तो ये इसका मेथड है। तो ये इस बड़े से क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा तरीका, ताकि हम ज़्यादा उलझन में ना पड़े। तो ये यूनिट डिजिट फाइंड करने का मेथड है और ये इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसके अलावा तो बाकी आपको मल्टीप्लाई करने का ही मेथड रहेगा, लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, ठीक है। तो ये था मेरा मेथड। अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। वो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि पहले 100 संख्याओं का जोड़ आप बताइए, 1 से लेकर 100 तक का एडिशन करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 10 ऐसे, तो इतना बड़ा सम करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूला मेरा है n × n + 1/2। अब इसमें n क्या है? n वो है, मान लो मैंने आपको बोल दिया पहली 100 संख्याएं, तो वो n है। पहली 110 संख्याएं वो n है। पहली 1000 संख्या वो n है। तो n की वैल्यू मतलब जितनी पूछ ली। मान लो मैंने आपसे पूछा कि पहले 50 नंबर्स जिनका सम फाइंड करना है, सम मतलब जोड़, तो आप क्या करोगे? 1 + 2 + 3 करने की बजाय आप क्या करोगे? इस फॉर्मूले का मतलब है n इंटू मतलब मल्टीप्लाई n + 1/2। आप क्या करोगे? n मतलब 50 मल्टीप्लाई n + 1 मतलब 50 + 1 यानी कि 51 बाय में 2। n मतलब जितने पूछ लिए और उसको गुना करो उसके अगले वाले एक नंबर से और बाय में 2। कुछ कट होता है तो काट दो, अब मल्टीप्लाई कर दो। 25 × 51 जो आंसर आएगा वो मेरा जोड़ होगा पहले 50 संख्याओं का। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेरा फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। इवन पूछ ली जाए, इवन मतलब अब देखो मैंने बोला कि पहले 50 संख्याएं लगातार चलने वाली, तो आपका ये फॉर्मूला। अब मैं पूछ लूँ कि पहली 50 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो जो 2 से भाग हो जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब पहली 50 तो पता नहीं कौन कौन सी होंगी, कहाँ तक जाएंगी। तो इतना ऐसे करने की बजाय आप क्या करोगे? n × n + 1 यानी कि 50 पूछी है, उसको गुना कर दो 51 से, उसके अगले वाले नंबर से। तो ये आंसर आ जाएगा पहले इवन नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इवन नंबर्स अप टू n, ये तो पहले n इवन नेचुरल नंबर्स है। ये फर्स्ट इवन नंबर्स अप टू n। सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स अप टू n तक संख्याएं यानी कि 50 तक। मान लो ये क्वेश्चन देखो, दोनों में डिफरेंस है। ये पूछ लें कि पहले 50 इवन नंबर्स, ये तो उसका फॉर्मूला हुआ, और ये पूछ ले कि 50 तक कितने हैं इवन नंबर्स, उनका फॉर्मूला। ये था मेरा फॉर्मूला n × n + 1 पहली 50 इवन नंबर्स का। और ये पूछ ले कि 50 तक कितने इवन नंबर्स आते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। तो 50 तक। तो ये फॉर्मूला लगेगा n/2 × n/2 + 1, ठीक है। फर्स्ट n ऑड नंबर्स का अगर मान लो पूछे जाए पहले 11 ऑड नंबर्स का सम, पहले 11 कौन कौन से? 1, 3, 5, तो वो n² यानी कि जो n जो पूछा गया पहले 10, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई n²। और ये फिर अप टू n नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पहले 100 नंबर
उनका स्क्वायर करो। इन्होंने बोला ये जो फॉर्मूला है वो किस लिए है, पहले 10 नंबर मान लो, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये फॉर्मूला उसका, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये उसका फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला बड़े इंपॉर्टेंट है। अब मेन बात ये है, अगर अब मैंने जैसे रैशनल और इरेशनल की बात कही थी, तो मैंने बोला था कि ये इस टाइप के नंबर रैशनल होते हैं, इस टाइप के नंबर इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे पता लगेगा कि इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया हुआ है और उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के अलावा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप रीड कर लेना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जो बेस्ड है हमारे नंबर सिस्टम पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब आप चेक करो प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब वो कौन से स्थान पर है। तो देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो 10,000 मतलब 2 की प्लेस वैल्यू बतानी, 2 की। तो 2, अब आपको कैसे पता लगेगा, इसमें जो 2 है, 2 तो आएगा ही आएगा। अब 2 के बाद कितने नंबर डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 3 0। तो मेरा मतलब ये 2000 इसका आंसर है। 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दो, वो उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज़ एन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने बताया जैसे कि रूट, मैंने कहा था हर एक रूट में आने वाला नंबर इरेशनल नहीं होता, कुछ रैशनल भी होते हैं। अब रूट 4, रूट 3, रूट 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, यानी कि ये मेरा रैशनल। रूट 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये रूट 4 इरेशनल। विच वन ऑफ इज एन इरेशनल, तो हमेशा ध्यान रखना पाई इरेशनल होता है। ये मेरा रैशनल है बिकॉज ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मेरा पाई इरेशनल नंबर। द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर मेरा कौन सा है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 है। अगर ये इवन पूछ लेते तो 2 होता, अगर ये पूछ रहे हैं ओड, तो ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है मेरा 3। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 एंड स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इज 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर चेक करना है आपको, जैसे कि 122 है, लास्ट में 2 है, इवन है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर पॉसिबल है। 144 12 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल भी कट हो जाएगा, तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। ये भी 125 5 की टेबल से, बिकॉज आप इसमें डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। 137, इसको आप किसी भी डिविजिबिलिटी रूल से चेक करो, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 137 इज अ प्राइम, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नहीं है। प्राइम वाले चेक करें, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, 29 प्राइम है, क्योंकि ये खुद की टेबल पे आएंगे और किसी की टेबल पे नहीं। 27 3 की टेबल पे, 9 की टेबल पे, खुद की टेबल पे, 1 की टेबल पे, तो ये प्राइम नहीं है। नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 0 to 100। अब 0 to 100 प्राइम नंबर्स पूछे हैं तो हम काउंट नहीं करेंगे। हमें पता है कि 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं, 15। 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं, 15, और 50 से 100 के बीच में 10, तो 15 + 10 25 प्राइम नंबर्स। इफ़ 43 p is divisible by 3 then what is the largest value of p can take। अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्रिएट कर दे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 43p is divisible by 3, is divisible by 3। अब हम डिपेंड रहेंगे इस पे ऑप्शंस पे। ऑप्शन है 8 2 5 0, ठीक है, ये ऑप्शंस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। देखो 3 के रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि 3 के रूल के अकॉर्डिंग हमें रूल पता होना चाहिए कि हम तीनों डिजिट्स का एडिशन करेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यही रूल अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 3 ये कहता है। तो हम पहले 1 by 1 इन चारों को पुट करके देखेंगे। मान लो 4 + 3 7, 7 + 8 कितना हुआ, 15, तो ये हो रहा है भाई। अब 2 करके देख लेते हैं, वैसे तो ये हो गया बट फिर भी चेक करने में क्या है, 4 + 3 7, 7 + 2 7 + 2 9, यस 2 भी हो रहा है भाई। अब 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 भी, ये भी हो रहा है भाई, 5 भी पुट करने पे 12 आ रहा है। 4 + 3 7 + 0 ये नहीं हो रहा। अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, लार्जेस्ट वैल्यू। अब देखो 8 पे भी पॉसिबल है, 2 पे भी पॉसिबल है, 5 पे भी। अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। 4 + 3 + 8 भी 3 से हो रहा है, 4 + 3 + 2 भी हो रहा है, और 4 + 3 + 5 भी हो रहा है। बट
4 + 3 + 8 हो रहा है भाई 7 + 7 14 15, 2 पे भी हो रहा है 4 + 3 7 और 8 9, 5 पे नहीं हो रहा 4 + 3 7 7 + 5 5 पे भी हो रहा है हमारा 4 + 3 7 + 5 12, लेकिन दे आर आस्किंग अबाउट द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट इन चारों में से तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है 8, तो 8 इसका आंसर है। स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो 2 होता, लार्जेस्ट पूछा गया तो 8 होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है, इफ द नंबर 6p q5 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स कैन बी रिप्लेस p and q। क्वेश्चन है मेरा 6p q5 is divisible by both 3 and 5, so what is the value of p and q? वैल्यू ऑफ p and q, ठीक है। ऑप्शंस है मेरे 5 and 9, 5 and 7, 9 and 5 and 9 and 7। सो चेक करें अकॉर्डिंग टू 3, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे 3 के अकॉर्डिंग 6 + p + q + 5, 5 के रूल के अकॉर्डिंग लास्ट डिजिट 5 है तो 5 तो हो ही जाएगा। 5 के अकॉर्डिंग तो ये सबसे हो रहा है, मेन 3 का चेक करें क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो सबसे हो ही जाएगा। लास्ट डिजिट 5 का मतलब लास्ट डिजिट, पी के उसे हमें कोई लेना देना ही नहीं, हमें बात करनी है अब 3 पे। तो अगर मैं ये फर्स्ट पेयर इसमें पुट करूँ 6 + 5 + 9 + 5, तो चेक करें 11 + 9 20, 20 + 5 25, तो 25 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट। नेक्स्ट 5 + 7, 6 + 5 + 7 + 5, 11 + 7 18, 18 + 5 18 + 5 23, 23 भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट चेक करते हैं 6 + 9 + 5 + 5, 6 9 15 15 5 20 20 25, ये भी नहीं हो रहा। अब ये चेक करते हैं लास्ट ऑप्शन, ऑफकोर्स यही होगा 6 + 9 + 7 + 5, तो 15 15 + 5 20 20 7 27 27, बिल्कुल 3 9 27, ये हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये थोड़ा 5 इसलिए दे दिया क्वेश्चन को घुमाने के लिए, अदरवाइज 5 का रोल इन पेयर्स पे तो नहीं है, बिकॉज यूनिट डिजिट 5 है तो ये ऑफकोर्स 5 से तो हो गई होगा, हमें मेन चेक करना है 3 से, तो ये लास्ट नंबर ये ओके है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, if the what is the remainder when this is divided by 5, what is the remainder when this is divided by 5। 10th क्वेश्चन कह रहा है दिस, अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखे हैं आपको, ये क्या कह रहे हैं कि मेरे पास 152 × 1698 है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा। तो आपको करना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, आपने सेपरेटली 152 को 5 से डिवाइड करना है, सेपरेटली 698 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने पे मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा दैट इज़ 2, एंड 698 को मैं डिवाइड करूँगी 5 से तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 3। आप इन दोनों के रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 6। दोनों के रिमाइंडर को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है 6। अब इस 6 को फाइनली डिवाइड कर दो 5 से, तो रिमाइंडर मेरा आएगा 1, तो ये 1 मेरा आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 75 रेज़ टू पावर 3 इज 75 raised to power 3 is divided by 4, 75 raised to power 3 is divided by 4, what is the remainder? So 75 is divided by 4, the remainder when 75 is divided by 4 is 3। सो आपको चेक कैसे करना है, पावर में कंफ्यूज मत होना, सिर्फ आप 75 को 4 से डिवाइड करो और उसके बाद डिवाइड करते ही जो रिमाइंडर आएगा दैट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस ऑल्सो, दैट इज 3। What is the remainder when this is divided by 15? What is the remainder when this is divided by 15?